साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं मोहसिन खान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रदेश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक जी। राम नाईक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। नमस्कार, मुझे प्रसन्नता है आपके साथ बात करने में। अभी हाल ही में आपके कार्यकाल के एज अ गवर्नर ऑफ यूपी 2 साल पूरे हुए हैं। कैसा रहा आपका सफर? नहीं, मेरी दृष्टि से तो सफर बहुत अच्छी रही है। मेरी उम्र इस समय पर 82 है। जब आया तब मेरी उम्र 80 थी। तो ये दिनों में 2 साल कैसे जल्दी बीत गए पता ही नहीं चला। काम करता रहा, अलग अलग विषय आए और संविधान के तहत ऐसे विषयों पर चर्चा करते हुए 2 साल बीत गए। मैं 1978 में पहले दफे विधायक करके चुनकर गया। तब से अभी मतलब 37 साल हो गए। तो मैं विधायक था, बाद में 5 बार मैं सांसद था, उसमें मंत्री था। 2004 के बाद मैं कोई नहीं था, लेकिन काम करता था। तो हर साल मैं जो काम करता हूँ उसका जवाबदेही के रूप में मैं कार्यवृत्त प्रकाशित करता रहा। उससे एक पारदर्शिता भी आ जाती है। तो 37 साल करता रहा और इस साल भी वो किया है। तो एक क्रम चल रहा है, उसी क्रम में चल रहा हूँ। और उसको संस्कृत का एक बहुत अच्छा शब्द है, चरैवती चरैवती, मतलब चलते रहो, तो चल रहा है गाड़ी। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा 1978 में पहली बार राम नाईक जी विधायक बने थे और उसके बाद उन्होंने खुद ही एक ऐसी प्रथा की शुरुआत करी जो राजनीति में एक जो और उनके कलीग है वो सबक लेते होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये हर साल अपना जो भी काम एक साल में करते हैं खुद ही जनता के सामने खुद वो बताते हैं हर साल कि उन्होंने क्या काम किया है पूरे साल में। 2 साल यूपी गवर्नर के रूप में आपने काम किया। कुछ ऐसी कोई बहुत अच्छी याद हो जो आपके दिमाग में हो, या कोई बहुत बुरी याद हो जो आपके दिमाग में आती हो? नहीं, मुझे बुरा कहने जैसा तो कुछ, बताने जैसा तो कुछ नहीं है। संविधान के दायरे में कई बातें की और जो संविधान में नहीं है लेकिन राज्यपाल के नाते मेरे ख्याल में आती है, तो वह भी मैं करता रहता हूँ। छोटे से 2 उदाहरण जो राज्यपाल का काम का उससे कोई संबंध नहीं है। एक तो अब लखनऊ में मेट्रो का काम चल रहा है और मेट्रो का काम चल रहा है तो नीचे रेलिंग लगा रहे हैं। तो रेलिंग के वो नुकुले जो होते हैं स्टील के, बहुत शार्प थे। कोई उस पर कभी गिर जाए तो बड़ा अकस्मात हो जाता था। मैंने जाते जाते देखा, मैंने मेट्रो को बताया और उन्होंने सारा का सारा रेलिंग बदल दिया। यहाँ जिसमें सरकारी अधिकारी है, सेना के उच्च अधिकारी है, एमबी क्लब, मोहम्मद क्लब बोलते हैं। अब उसमें एक उनका ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड तो रहता है क्लब में, लेकिन वो ड्रेस कोड के तहत एक मुस्लिम धार्मिक नेता को वहाँ जाने में मना कर दिया। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उनसे बताया नियम बदलो। अब भारतीय वेश लोकसभा में, राज्यसभा में, राष्ट्रपति के यहाँ चलता है और आपके यहाँ नहीं चलता है। हम भारत में हैं, तो इस प्रकार का भी कुछ। और फिर सरकार की ओर से हमारे पास विधान परिषद में कुछ नामांकित करने के लिए नाम आए, या लोकायुक्त का मामला निकला। तो जो संविधान के जरिए आवश्यक होता है वो करता रहता हूँ। मुझे जो मैं काम करता हूँ, सुबह 5:30 बजे उठता हूँ और रात को 11 सवा 11 बजे सोता हूँ। दोपहर को भी भोजन के बाद कुछ नींद लेने की आदत नहीं है। तो काम करता हूँ, मुझे काम में आनंद आता है। और इसलिए जब मैं काम करता हूँ तो रात को मैं बेड पर जाऊँ तो 2 मिनट में मुझे नींद लगती है। तो प्रसन्न हूँ
कोई तकलीफ नहीं है। आपके काम के बारे में ये कहा जाता है, क्योंकि अक्सर अगर हम जनरली बात करें तो राज्यपाल ज्यादातर राजभवन तक सीमित होते हैं, लेकिन आपने इस प्रथा को तोड़ने का काम किया है। जब से आप यूपी के गवर्नर बने हैं, आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, आप बाहर जाते हैं, आप दौरे करते हैं, सामाजिक सरोकार के काम में लगे रहते हैं, इसे कैसे नहीं, इसमें देखिए, अब मेरा राजनीतिक जीवन मैंने आपको बताया कि मैं विधायक रहा, सांसद रहा, मंत्री रहा, तो सामाजिक जीवन में काम करता रहा हूँ। और वही काम कुछ लोगों को लगता है कि राज्यपाल मतलब निवृत्ति है, रिटायरमेंट है, आराम करना है अपने राजभवन। तो राजभवन, राज्यपाल जो है वो राज्य का है, राजभवन का नहीं है। तो राज्य जितना बड़ा है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और जाता हूँ सब जगह पर, लोग भी बुलाते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, और इसलिए लोगों को मिलने का भी एक आनंद होता है, काम करते समय उससे बहुत लाभ भी होता है, और इसलिए मैं घूमता रहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। इतनी एनर्जी आपके अंदर आती कैसे है? हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि चुनौतियां कम नहीं थी। लगभग 60 साल की उम्र में एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनकर भी हमारी रूह, हमारी आत्मा कहीं ना कहीं सिहर जाती है, कांप जाती है। कैंसर जैसी बीमारी हुई थी रामनायक जी को, लेकिन रामनायक जी ने उसे हराने का काम किया, और आज भी जिस फुर्ती के साथ, जिस एनर्जी लेवल के साथ वो काम करते हैं, उसकी मिसाल दी जानी चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब कैंसर किसी को भी आ सकता है, और कैंसर के बारे में भी बात यह है कि ये बात सच है कि आम आदमी को कैंसर की जांच करने के लिए जाना है, ऐसा भी लगा तो उसको लगता है कि अभी अपने ऊपर जाने के दिन आ गए। तो आजकल काफ़ी अनुसंधान हुआ है, कैंसर पर भी दवाएं निकले, लेकिन हिम्मत के साथ यदि हम वो ट्रीटमेंट लेते हैं, परिवार की भी साथ की आवश्यकता होती है, तो ठीक हो जाता है। मैं हो गया ठीक। अब ये जो आप जो बोलते हैं उसको एनर्जी कहना है तो एनर्जी कहे, ये जो है वो एक नियमित व्यायाम, नियमित जीवन। अब राजनीति में जीवन नियमित नहीं होता है, लेकिन आपका मन यदि स्वस्थ है, और ये स्वस्थ मन फिर सूर्य नमस्कार या योग यदि आप करते हैं तो उससे हो जाता है। इसके लिए जैसा कार का होता है ना, जितनी कार दौड़ती है उतनी बैटरी चार्ज होती है, वैसा हमारी बैटरी चार्ज होती रहती है, काम करते रहते हैं। आपने भी आहार की बात करी। एक आजकल प्रोडक्ट आता है बेबी मिल्क, जो बच्चों को दूध दिया जाता है, आर्टिफिशियल जो मिल्क होता है, बहुत कम लोग जानते होंगे, और अगर सर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा। आप विपक्ष में थे, उस वक्त आपने ये बात संसद में उठाई, और जो आजकल उन बॉक्सेस में आज भी जो लिखा हुआ आता है कि मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर बेबी, वो राम नाईक जी ने आवाज उठाई थी, उनकी देन है। सही है सर? सही है, लेकिन उसमें एक विशेषता जो है मैं बताना चाहूँगा कि लोकसभा हो या विधानसभा, सदस्यों को जैसे सरकार विधेयक लाती है, वैसे सदस्य भी उसको कोई अहम विषय लगता है तो उसके बारे में वो विधेयक ला सकता है, और फिर उस पर चर्चा होती है। तो मैंने इस विषय पर विधेयक दिया, क्योंकि जैसे जैसे एडवर्टीजमेंट्स, विज्ञापन का एक दौर चल रहा है, और उसका विज्ञापन का लोगों पर असर भी होता है, तो बेबी फूड के एडवर्टीजमेंट में बेबी फूड आप देंगे तो आपका तारुण्य, आपकी सुंदरता बनी रहेगी, इस प्रकार की बात महिलाओं को लगती है। और इसलिए जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बच्चे को माँ का दूध ये सर्वश्रेष्ठ दूध है, लेकिन फिर अपनी सुंदरता बना के रखने के लिए महिलाएं वो बेबी फूड देती हैं और अपने बच्चों को उसके दूध से वंचित करते हैं। और इसलिए यूनो ने विश्व में ये बात छेड़ी थी कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग इस प्रकार से करना चाहिए, तो उसके संदर्भ में मैंने मेरा विधेयक लाया। मेरा विधेयक का विषय सबको अच्छा लगा, सरकार को भी अच्छा लगा, और सबने चर्चा में सहभाग लेते हुए फिर मंत्री ने उत्तर देते समय कहा कि हाँ,
ये हमें भी मंजूर है और फिर सरकार की ओर से आया तो संसद में, अब लोकसभा चल रही है इतने सालों से, ये एकमेव बिल अब तक का है कि जो निजी सदस्य ने लाया है और उसको कानून का रूप पूरे लोकसभा ने दिया है। तो मुझे भी लगता है कि ये अच्छा है, मैंने कुछ किया। और उस विधेयक के तहत हमने ये कहा कि ये जो गलत एडवर्टीजमेंट का असर होता है, तो जैसे आप सिगरेट या तंबाकू, सिगरेट समझो आप पीते हैं तो सिगरेट के बॉक्स पर लिखा होता है कि स्मोकिंग इज डेंजरस, तो उसी प्रकार मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क, ये उसमें लिखा गया है और अच्छा है। और इतिहास भी हो गया पार्लियामेंट्री कि भाई राम नाईक जैसे एक सदस्य ने ये विधेयक लाया, उसका कानून में परिवर्तन हुआ, अच्छा लगता है मुझे भी। बहुत वरिष्ठतम नेताओं में आपका नाम लिया जाता है, विधायक आप रहे हैं, सांसद आप रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री आप रहे हैं, अब आप राज्यपाल हैं। कैसे फर्क देखते हैं आप एक एक्टिव पॉलिटिशियन में और राज्यपाल में? देखिए, काम का स्वरूप तो बदलता है। राजनीति में जब है तो लोगों से मिलना है, लोगों की समस्या, आप विपक्ष में हैं तो लोगों की समस्या को लेकर काम करना, सरकार में है तो सरकार में ऐसी नीति अपनाने की जिससे लोगों को फायदा हो, ये एक सक्रिय राजनीति है। अब संविधान के तहत राज्यपाल का पद विभिन्न प्रकार का है और इसमें राज्यों में क्या चल रहा है उसको उचित मार्गदर्शन करना और केंद्र और राज्य में एक सेतु का काम करना, ये उसका उद्देश्य है। दोनों जगह पर सक्रियता हो सकती है, मैं वहाँ भी सक्रिय था और मैं यहाँ भी हूँ, केवल काम में परिवर्तन है। परिवर्तन यह जीवन का सिद्धांत होता है और जो काम स्वयं खुशी से लिया वो काम तो अच्छा लगता है। बल्कि आप इतने सक्रिय हैं कि राजभवन में पहली बार कुष्ठ रोगियों के आते हैं और उसके बाद आप अखिलेश जी से बात कर जो 2000 रुपए महीना तय हो रहा था, 2000 नहीं 2500 वो आपने कराया। हाँ, लेकिन 2500 आपने 2000 बोला। नहीं, 2000 जो हो रहा था वो आपने बात करके अखिलेश जी नहीं, उसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ, उसकी कहानी जरा थोड़ी दूसरी है। मैं राजनीति में होते होते भी एक कुष्ठ पीड़ितों के बारे में विशेष सामाजिक काम कर रहा था। तो 2007 में मुझे लगा कि कुष्ठ पीड़ितों की जो समस्या है वो देश की, दुनिया की समस्या है, तो उसके बारे में सरकार ने, भारत सरकार ने कुछ करना चाहिए। तो हमने सभी जो देश में कुष्ठ पीड़ितों की बस्तियां है, वो सामान्यतः गांव के बाहर रहते हैं, घर वालों ने भी उनको बाहर निकाला हुआ होता है, गंदी बस्तियों में रहते हैं, तो उनकी समस्या को लेकर मैंने राज्यसभा को एक याचिका दी। ऐसा होता है कि सरकार ने कुछ काम करने चाहिए, लेकिन सरकार काम नहीं करती है तो फिर आम आदमी क्या करे। तो संविधान में इसकी एक व्यवस्था है कि वह लोकसभा, राज्यसभा के पास, संसद के पास जा सकता है और कहता है कि ये मेरी परेशानी है, आप इसमें से मदद करो। तो वैसे मैंने कुष्ठ पीड़ितों के बारे में पिटीशन किया, उसमें चर्चा हुई, वो कमेटी ने फिर सिफारिश की और उसमें कहा कि कुष्ठ पीड़ितों को उनके निर्वाह के लिए महीने में 2000 रुपये देने चाहिए। फिर 2500 1 जनवरी से देना प्रारंभ हो गया है, सीधे कुष्ठ पीड़ितों के बैंक अकाउंट में वो भी जमा हो रहा है। अच्छा लगता है। आप बहुत लंबे समय से आपने राजनीति करी है, लेकिन आजकल जो राजनीति का स्तर कहीं ना कहीं गिर गया है, जो गिरावट आई है, बल्कि यहाँ तक गिरावट आई है कि जो बहुत उच्च पदों पर, संवैधानिक बहुत बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हुए हैं, उनके ऊपर भी टिप्पणी करने से लोग बाज नहीं आते। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये तो सही है कि संसद हो या विधानसभा हो, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का व्यवहार में, संसद के कार्यवाही में एक गिरावट आई है। अब ये गिरावट कोई ये भी कह सकता है कि पीढ़ियों के साथ बदलती भी रहती है धारणाएं, लेकिन गिरावट आई, ये बात सही है। सब यदि तय करते हैं कि भाई ऐसा करना अच्छा नहीं है तो उसमें सुधार हो सकता है। संवेदनशीलता यह एक दृष्टि से
संसदीय कार्य का आत्मा होना चाहिए, और वो यदि होता है तो काम अच्छा होता है। ये बात सही है कि गिरावट आई है, लेकिन पीड़ा देती है ये गिरावट। रामनायक जी अभी बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, लेकिन समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रामनायक जी से बातचीत जारी रहेगी। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल स्वच्छ एवं ईमानदार राजनीति का प्रतीक। एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। गुलामी नहीं दरबार में, अब रहेंगे सरकार में। अधिकारों की प्राप्ति के लिए RUC के मेंबर बने, संपर्क करें। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। भारत में लगभग 3 करोड़ दिव्यांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान, इसका उद्देश्य है कि देश का प्रत्येक दिव्यांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। भैया वेट, भैया तूने मेरा वेट नहीं किया ना? वेट ही तो कर रहा हूँ। टीवी साथ साथ देखने में ही मजा आता है ना। अब अपने एयरटेल HD सेट टॉप बॉक्स पर पेन ड्राइव लगाएं और लाइव टीवी रिकॉर्ड या पॉज करें। पाएं एक 8 GB पेन ड्राइव हर नए HD कनेक्शन के साथ। मिस्ड कॉल दीजिए 76780 76780 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रामनायक जी से। रामनायक जी, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के राज्यपाल हैं, कैसा संबंध है उत्तर प्रदेश की सरकार और राजभवन के बीच? सरकार और राजभवन और राज्यपाल और मुख्यमंत्री हमारे संबंध बहुत स्नेहपूर्ण है, और स्नेहपूर्ण होते हुए भी जो दायित्व है वो दायित्व निभाते समय कभी कुछ लोगों को लग सकता है कि वो टकराव है, तो टकराव वगैरह कुछ नहीं है। जब हमें कोई समस्या आती है, सुझाव देना होता है, तो मैं सुझाव भी देता हूँ, मुख्यमंत्री जी उसके अनुसार व्यवहार भी करते हैं। तो संबंध स्नेहपूर्ण है, और जो मेरा दायित्व है संविधान के तहत जो राज्यपाल का दायित्व है उसके अनुसार काम करना, और उसमें केंद्र और राज्य इन दोनों के बीच में सेतु जैसे काम करना, तो मैं कर रहा हूँ, अच्छा लगता है। आप बहुत सजग हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है अभी, वो किसी से छिपी नहीं है। क्या लगता है ये क्या लाइलाज बीमारी बन चुकी है, या सरकारी उदासीनता की कहीं ना कहीं देन है? क्या लगता है इसके पीछे? मैं तो उसको इस भूमिका में देखता हूँ कि कानून व्यवस्था ठीक न होने के कई कारण होते हैं। वो कारण समझना, देखना, उस पर इलाज करते रहना, और ये इलाज करते समय ये ख्याल में रखना कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसलिए आपका सवाल कानून व्यवस्था कैसी है ऐसा पूछेंगे तो मैं खराब है ऐसा कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो तरीका भी बराबर नहीं है। मैं तो कहूँगा कि आज की जो स्थिति है वह सुधारने की जरूरत है, और सुधारने की जरूरत मतलब किसी को परीक्षा में 90% मार्क मिलते हैं तब भी उसको 10 मार्क और पाने के लिए दौड़ना पड़ता है। तो इसलिए जो स्थिति है
वो सुधारने की आवश्यकता है। और फिर कोई कुछ कांड ऐसे आते हैं सामने, जैसा लगता है कि वो बीमारी के जैसे मथुरा का बड़ा कांड हुआ। अब मथुरा कांड में कई एकड़ जमीन 2 साल प्राइवेट व्यक्ति ने अपने कब्जे में ली। वह जब तक उच्च न्यायालय ने उसके बारे में आदेश नहीं दिया, आदेश देने के बाद भी अवमानना का मामला निकला, तब सरकार ने और पुलिस ने कुछ काम करने के लिए गया और फिर ख्याल में आया और 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का उसमें मृत्यु हो गया, 25-30 लोग मर गए। अब ये मामला जमीन के अतिक्रमण का है, तो जैसे ये उसके विरोध में काम करना चाहिए, ऐसा न हो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को सुझाव भी दिया कि उत्तर प्रदेश में जो भी कानून व्यवस्था की समस्या है उसमें जमीन ये एक बड़ा अहम मुद्दा होता है, भाई का भी उसमें होता है। मुंबई में उत्तर प्रदेश के लोग बहुत जाते हैं तो यहाँ उनकी ज़मीन ले लो, ऐसा भी कुछ जगह पर होता है। तो मैंने कहा कि ज़मीन पर जो अतिक्रमण हुआ है वो सारे उत्तर प्रदेश के 76 जिले हैं, उसमें आप उसका निरीक्षण करो, कितनी ज़मीन का अतिक्रमण हुआ है, उसकी कीमत क्या है, उसका आकार कितना है, कहाँ है, और उसका एक श्वेत पत्रिका प्रसिद्ध करो। तो अपने को बीमारी तो मालूम होगी, तो बीमारी पर इलाज करना है तो सारे प्रदेश में करना होगा। और इस भूमिका में कानून व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत होती है, और केवल यहाँ ही नहीं बाकी जगह पर भी। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और आप उत्तर प्रदेश का सवाल पूछ रहे, तो मेरी मर्यादा है उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बोलूँ, लेकिन कानून व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता है और लोगों को सुरक्षित लगना चाहिए। यह यदि ठीक है तो जो दूसरा मुद्दा होता है कि भाई उत्तर प्रदेश से बाहर लोग जाते हैं नौकरी के लिए, क्योंकि उतना यहाँ नहीं है, तो यहाँ नए कारखाने आने चाहिए, नए उद्योग आने चाहिए। वो तब आएंगे जब कानून व्यवस्था अच्छी है। तो इन बातों को लेकर काम करते रहना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है आप अखिलेश जी को सलाह भी देते रहते हैं। भाई वो काम है राज्यपाल का और संविधान में दिया हुआ काम है, और वो मेरे पास जो इतने साल का अनुभव है, तो मैं वो अनुभव केवल राजभवन में बैठकर आराम से खाने पर ही लगाऊं तो मैं अन्याय कर रहा हूं, और मेरा संविधान का दायित्व है वो मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, ऐसा होता है। तो बात करते रहते हैं, और मैं उनसे बात करता हूं तो आपको पीड़ा क्यों होनी चाहिए, मुझे ख्याल में नहीं आता है। पीड़ा नहीं है, हम तो बल्कि अच्छा लगता है कि एक राज्यपाल और एक सीएम के बीच में बहुत अच्छा संबंध है। अच्छे संबंध है। मैं उम्र में भी थोड़ा, तो अनुभव में भी थोड़ा ज्यादा है मेरे पास, उम्र भी थोड़ा ज्यादा है, तो मैं बताता रहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये बात उनके मंत्रियों को अच्छी नहीं लगती। उनके कुछ ऐसे मंत्री हैं जो समय समय पर आपके ऊपर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपके ऊपर आरोप आप नाम ले या न ले, देखिए समाज में ऐसे कुछ लोग होते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं उनके बारे में मेरी भूमिका बहुत स्पष्ट है। वो आपने नाम नहीं लिया, लेकिन आपके मन में तो आजम खान का नाम होगा। तो अभी आजम खान जी के बारे में मैंने भूमिका ले ली कि भाई वह जो वक्तव्य करते हैं वो राजनीतिक होता है, और इसलिए आपने देखा होगा मैंने कभी भी उनके वक्तव्य के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं की। केवल एक बात मैंने एक दफ़े जो विधानसभा में उन्होंने मेरे बारे में कहा, तो विधानसभा के भी नियम है, उसका उल्लंघन, वह संसदीय मंत्री है, तो उन्होंने भी पालन करने के बदले में किया, तो मुझे लगा कि मामला गंभीर है। तो फिर मैंने विधानसभा के अध्यक्ष से जानकारी मांगी, तो ख्याल में आया कि उन्होंने उनके भाषण के कुछ अंश काट डाले, तो लगभग 1/3 भाषण काट दिया गया। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि भाई देखिए आपके मंत्री है, सीनियर मंत्री है, जरा आप उनको सुधारने के लिए बताइए। लेकिन मेरी भूमिका उसमें यह है कि कोई मुझ पर राजनीतिक टीका टिप्पणी करता है तो मैं उसके उत्तर नहीं देता हूँ, बाकी अन्य विषय है जिस पर चर्चा करता रहता हूँ। सिर्फ आजम खान ही नहीं, राम गोपाल यादव जी ने भी आपके बारे में बातें कही हैं। नहीं है ना, इसलिए मैंने कहा कि जो 2-3 मान्यवरों ने मेरे बारे में टीका टिप्पणी की
वो जब राजनीतिक है तो मैंने उसका उत्तर नहीं दिया। और लोग भी समझ जाते हैं, वो भी समझ जाते हैं, उनकी भी कुछ मजबूरी होती है। प्रदेश में जिस तरीके से अभी पिछले दिनों गालियों की राजनीति हुई है, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष थे दयाशंकर जी, फिर बहन मायावती जी के ऊपर हुई, फिर दयाशंकर जी की वाइफ और बेटी के ऊपर जिस तरीके से गालियों की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, ये बात स्पष्ट है कि मैंने आपको अभी के पहले दौर में भी कहा कि राजनीति का स्तर नीचे जा रहा है और इसका ही एक ये परिचायक है। निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों का तो ये बड़ा दायित्व होता है, लेकिन राजनीति में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, जो भी काम करते हैं उन्होंने अपनी भाषा संयमित रखनी चाहिए। संयम में बड़ी ताकत होती है और वो ताकत का लाभ उठाना चाहिए। ऐसे ही कुछ बोले तो ठीक है कि अखबार में नाम आ जाता है, लेकिन अपना नाम आता है तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है। आपको संस्कृत का वो श्लोक मालूम है क्या? बहुत अच्छा श्लोक है ये प्रसिद्धि के बारे में। वह कहता है कि कैसे प्रसिद्धि पाना, तो वो कहते ऐसा कहता है कि आप गधे पर सवार हो जाओ, या संस्कृत के शब्द ही मैं आपको बताता हूँ। हाँ, घटम भिंद्यात पटम छिंद्यात। घट मतलब बर्तन, बर्तन है सर पर, तोड़ डालो। घटम भिंद्यात पटम छिंद्यात, पट मतलब कपड़ा, कपड़ा फाड़ डालो। कुर्यात रासबरोहणम, फिर गधे पर सवार हो जाओ। और फिर ये कहते हैं कि ये न के न प्रकारे न प्रसिद्ध पुरुषम भवेत। कोई भी करो और प्रसिद्धि पाओ, ये अच्छा नहीं होता है। और ये संस्कृत श्लोक देखिए, संस्कृत का श्लोक है, कब बना होगा, लेकिन तब से ये बात तो है ही। लोगों को लालच होती है प्रसिद्धि पाने की और उसमें फिर बोलते रहते हैं। संयम की बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। रामनायक जी, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या एक बार फिर से आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे? देखिए, मैं अब 5 साल के लिए मेरी नियुक्ति है। 2 साल हो गए, 3 साल बाकी है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि मैं जो भी काम लेता हूँ या जो काम मुझे दिया जाता है, अब ये काम मुझे राष्ट्रपति ने दिया, प्रधानमंत्री ने दिया, तो मैं वो काम करता रहूँ। अभी 82 साल करता ही आया हूँ और आगे वही करता रहूँगा, काम करता रहूँगा। और इसलिए कोई अलग प्लान ऐसी नहीं है। 3 साल है, 3 साल करते रहेंगे। आखिर में अगर आप प्राइम न्यूज के माध्यम से दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहें, कुछ बोलना चाहें? नहीं, मैं तो कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की दृष्टि से यदि बोलना है तो सारा उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पार्टियां आने वाले विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से आगे बढ़ रही है। और जनतंत्र में चुनाव ये एक अहम बात होती है। तो चुनाव के ओर जब सब प्रदेश जा रहा है तो चुनाव की चर्चा, वाद विवाद, एक दूसरे पर शाब्दिक हमले एक मर्यादा के तहत करके अपना मुद्दा और व्यक्तिगत बातें न लाते हुए अपनी नीति, अपना काम, इसके आधार पर यदि राजनीतिक पार्टियां जाए और लोग भी उस भूमिका में यदि सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से देखे, तो मुझे लगता है कि जो विधानसभा का चुनाव आने आएगा, अभी 6 महीने में आता है या 5 महीने में आता है, ये तो एक समय बता देगा। लेकिन जब हम विधानसभा चुनाव की ओर जा रहे हैं तो सबने एक अच्छा व्यवहार कैसा हो सकता है वो दिखाना चाहिए। रामनायक जी, आपने प्राइम न्यूज को समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है कि लोगों के साथ आपके माध्यम से बातचीत करने का कुछ मौका मुझे मिला। मुझे लगता है कि मैंने जो बात कही वो दर्शकों को और उत्तर प्रदेश की जनता को अच्छी लगेगी और हम सब मिलकर अपना उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कोशिश करते रहे। निश्चित तौर पर आपकी बातें जो देख रहे होंगे सबको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नायक जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि राजनीति का जो स्तर आजकल जो गिर गया है
उसे देखकर उन्हें बहुत पीड़ा होती है और राजनीति का स्तर इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। जो भी आरोप प्रत्यारोप या जो भी बातें करनी है, उन शब्दों को बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल में लाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज।